नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, जहां उन्होंने डायमंड सिटी सूरत को बड़ी सौगात दी है। पहली सौगात सूरत हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग और दूसरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स। पीएम मोदी ने सूरत पहुंचकर नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद सूरत शहर के पास खजोद गांव में बने सूरत डायमंड बोर्स भवन का उद्घाटन किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज सूरत की भव्यता में एक और हीरा जुड़ गया। आजकल आप मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। साथियों, आज सूरत के लोगों को, यहां के व्यापारियों, कारोबारियों को दो और उपहार मिल रहे हैं। आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। परिवारजनों, सूरत शहर के साथ मेरा जो आत्मीय लगाव है उसको शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हैं। सूरत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सूरत ने सिखाया है कि जब सबका प्रयास होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ्य, उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है कि सूरत संकट से तो उभरेगा ही, नए सामर्थ्य के साथ दुनिया में अपना स्थान भी बनाएगा। और आज देखिए, आज ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप 10 शहरों में है। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। सूरत ने गुजरात को, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सूरत में इससे भी कहीं अधिक सामर्थ्य है। मेरे हिसाब से तो शुरुआत है, हमें और आगे बढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा।
तो वहीं पीएसी स्थापना दिवस 2030 के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद हमले का एक किस्सा बताया। आइए सुनते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश पीएसी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। दिसंबर 1947 को मिलिट्री पुलिस का नाम बदल करके पीएसी किया गया और उस समय यूनाइटेड प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट 1948 के तहत इसका विधिवत गठन हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पीएसी के लगभग 40,000 कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और पूरी तत्परता से निर्वहन करते हुए राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। किसी भी बल की छवि उस बल के जवानों के शौर्य और पराक्रम से ही उनकी कीर्ति निर्मित होती है और उत्तर प्रदेश पीएसी का इतिहास इस दृष्टि से सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं, जब देश की संसद में हमला हुआ था सन 2001 में, उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों के पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। पीएसी बल का अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों, एसएलआर एवं इंसास राइफल तथा दंगा निरोधी उपकरणों यथा मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइड गन व टीयर गैस गन से सुसज्जित भी प्रदेश के अंदर किया गया। दंगा निरोधक उपकरणों और बाढ़ राहत कंपनियों के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदे गए। पीएसी जवानों की दैनिक उपभोग का भी उनकी गुणवत्ता युक्त सामान और वस्तुएं बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 13 मास्टर कैंटीन और पीएसी वाहिनी यानी जनपदीय पुलिस लाइन में कुल 102 सब्सिडियरी कैंटीन भी वर्तमान में संचालित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल स्थापित हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इनकी परीक्षा परिणाम 90% से अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में महिलाओं को भी बल में स्थान प्राप्त हो, प्रदेश ने पीएसी की 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर स्वीकृति दी है और इनमें कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पहली बार कुशल खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2% कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, जिनमें 500 से अधिक खिलाड़ियों की भर्ती अब तक संपन्न हो चुकी है, वह
उनमें से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों ने यहां पर देखा भी है। अगली खबर की आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के छठे समन के बाद भी पेश न होने के बाद अब ईडी और कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीएम हेमंत को वारंट से लेकर गिरफ्तारी भी ईडी कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। क्या हेमंत सोरेन की बढ़ने वाली है मुश्किलें? क्या ईडी लेगी अब हेमंत सोरेन पर बड़ा एक्शन? छह बार सम्मन को ठुकराने के बाद अब कानून का चलेगा हंटर। क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? साल 1993 में एक फिल्म आई थी, नाम था दामिनी। लीड रोल में थे ऋषि कपूर और सनी देओल। यह फिल्म जितनी सुपर डुपर हिट हुई, उतना ही इस फिल्म के एक डायलॉग ने सुर्खियां बटोरी, जो सनी देओल पर फिल्माया गया था। दरअसल फिल्म में कोर्ट रूम में सुनवाई के बार बार मिलती तारीखों से सनी देओल चिढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। दामिनी फिल्म का ये डायलॉग झारखंड की सत्ता में काबिज हेमंत सोरेन पर बाखूबी फिट बैठ रहा है। सीएम साहब को लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, तारीख देती है, तलब करती है, लेकिन मिलती है तारीख पर तारीख। मगर सीएम साहब हैं कि पेश नहीं होते। 6 बार नोटिस देकर तलब करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये कि अब क्या ईडी कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है? कानून क्या कहता है? ईडी के सामने कानूनी विकल्प क्या बचते हैं? क्या वाकई में बार बार ईडी के सम्मन को ठुकराकर कानून तोड़ने के लिए सीएम साहब आमादा क्यों हैं? क्या कानून इस बात की तस्दीक भी करता है कि सीएम साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है? देश के तमाम वकील इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो आगे आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि देश में हुए कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कब कब सीएम साहब को सम्मन जारी किया। 8 अगस्त 2023 को सीएम साहब को पहला नोटिस मिला। 14 अगस्त को उन्हें तलब किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए। फिर ईडी ने 19 अगस्त 2023 को दूसरा नोटिस भेजा और 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी सीएम साहब ईडी के हाथ नहीं आए। ईडी ने 1 सितंबर 2023 को तीसरा सम्मन जारी किया और 9 सितंबर को उन्हें आने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वही हुआ जो होता आया। सीएम साहब इस बार भी नहीं पहुंचे। इसके बाद अगली तारीख पड़ी 9 सितंबर। ईडी ने नोटिस जारी करते हुए 17 सितंबर को तलब किया, लेकिन फिर से वही हुआ, सीएम साहब नहीं आए। 5वां नोटिस 26 सितंबर को जारी हुआ और 4 अक्टूबर को सीएम साहब को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन सीएम साहब नहीं पेश हुए। इसके बाद ईडी ने 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री को छठा नोटिस भेजा और 12 दिसंबर को गुजारिश की तलब होने की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा वो नहीं जाएंगे, जरूरी काम है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर होने पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचे, लेकिन हर जगह उनको निराशा ही हाथ लगी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ने उनको ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा, बावजूद इसके वो सम्मन जारी होने पर पेश नहीं हुए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ईडी इस मामले में क्या कुछ कदम उठा सकती है। कानून के जानकारों की माने तो ईडी के पास ये अधिकार है
कि वो इस मामले में अब सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट का वारंट ले आए। ईडी की तरफ से कोर्ट ने सीएम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। सुनिए क्या कहना है देश के जाने माने वकीलों का। देखिए, ये छठवां ऐसा मौका है जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन जी के अगेंस्ट समन्स इशू किए हैं। पिछले 5 मौकों पर हेमंत सोरेन जी ईडी के सामने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर होने में फेल हो गए और उनकी अपील्स भी जो थी इन समन्स के अगेंस्ट, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। तो इन परिस्थितियों में देखिए, एक ईडी के सामने ऑप्शन खुला हुआ है कि वो अरेस्ट की तरफ जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उनको समन्स किस सेक्शन में इशू किए गए हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद भी हेमंत सोरेन जी के ऑफिस या रेजिडेंस में जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं, और एक ऑप्शन ये भी खुला है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कि वो कोर्ट्स के थ्रू नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करा सकते हैं, और उस कंडीशन में अगर हेमंत सोरेन जी उस पर कंप्लाई करने में फेल होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी एक तरीके से लीगली वैलिड हो जाएगी। बहरहाल ईडी इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाती है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जितनी बार सीएम ने ईडी के नोटिस का उल्लंघन किया, उससे उनकी मुश्किलें अब कानूनी लिहाज से बढ़ना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो वहीं अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। तो वहीं डीएम नीतीश कुमार ने मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग का काम पूरा होने वाला है। इससे पार्किंग में बेहतरी आएगी, साथ ही 600 से ज़्यादा गाड़ियां यहां पार्क की जा सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन खाली है, वहां भी हम पार्किंग की सुविधा देंगे। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी का 535वां प्रकटोत्सव विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम मनाया गया। बता दें कि ठाकुर जी के प्राकटोत्सव को लेकर उनकी प्राकट्य स्थली निधिवन राज मंदिर में तैयारियां की गई। तो वहीं प्राकटोत्सव मनाने के लिए देश विदेश का श्रद्धालुओं का 2 दिन पूर्व से आगमन शुरू हो चुका है। वहीं अगली खबर पटियाला से है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की गैंगस्टर को चेतावनी के बाद पंजाब पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में 7 अपराधी का इनकाउंटर किया गया है। साथ ही मलकीत चिट्टा का भी इनकाउंटर किया गया है। बताया जा रहा है कि चिट्टा 6 मर्डर केसेस में वांटेड था। हालांकि सीआईए पटियाला को चिट्ठी की मौजूदगी की टिप मिली थी, जिसके बाद पुलिस को देख चिट्टा ने फायरिंग की और भागने लगा। इसकी कोशिश भी की, लेकिन मुठभेड़ में चिट्टा के पैर में गोली लग गई। तो वहीं आरोपी के पास 32 बोर कंट्री मेड पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए। सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई है, जहां एक 4 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने मामले को लेकर तहरीर दी और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बच्ची को गायब हुए लगभग 72 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई अता पता नहीं चल सका है। हालांकि परिवार बच्ची को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बॉर्डर के क्षेत्र में जाकर पूछताछ भी कर रहा है। खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को एक नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। तो वहीं अब इस मामले का खुलासा हो गया है कि बच्ची को झाड़ियों में किसने फेंका था। आपको बता दें कि नवजात बच्ची को झाड़ियों में किसी और ने नहीं, उसके पिता ने ही उसे फेंका था। इस बात का खुलासा स्थानीय पुलिस ने किया है।
हरदोई के कोतवाली कछौना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार प्राइवेट बस सड़क किनारे गुमटी में जा घुसी। आपको बता दें कि हादसे में लगभग 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया है। मथुरा में अगले साल 2,90,000 परिवारों को गंगा जल मिलेगा, जिसकी घोषणा जल निगम के एमडी ने की है। आपको बता दें कि नमामि गंगे और जल निगम के एमडी डॉक्टर बलकार सिंह ने इन योजनाओं को दिसंबर 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 214 MLD का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। बताया जा रहा है कि इस योजना में लगभग 2558 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां प्रेमी कपल के साथ युवकों ने जमकर मारपीट की। बता दें कि युवकों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेमी कपल को खेतों में पकड़कर गन्ने से जमकर पीटा गया। वहीं मारपीट की लाइव वीडियो इन लड़कों की मारपीट करने का आपको बता दें ये लड़के कौन हैं जिन्हें कानून का कोई डर नहीं है, जिसका आप वीडियो भी देख रहे हैं इस वक्त आप बगल में। क्या इस तरह का इंसाफ करना ऑन द स्पॉट, इस तरीके से कपल्स को मारना पीटना, ये सही है? इन पर कार्रवाई कब की जाएगी, एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटी है ये शर्मसार करने वाली है। इन लड़कों को सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस तरीके से सजा देना खुलेआम, इसका अधिकार कौन देता है इन्हें? खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।